हेलो प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गैमेटोजेनेसिस। अब देखो, जो गैमेटोजेनेसिस है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है गैमिट और दूसरा है जेनेसिस। जेनेसिस। अब देखो, जो गैमिट है इस गैमिट का मतलब होता है युग्मक, और जो जेनेसिस है इसका मतलब होता है निर्माण। ठीक है, हमने देखा कि जो गैमेटोजेनेसिस है ये दो वर्डों से या दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है गैमिट और दूसरा है जेनेसिस। और गैमिट का यहाँ पर मतलब किससे है? युग्मक से। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण। तो जो गैमेटोजेनेसिस है इसमें क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। और जो युग्मकों का निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? जो जर्म सेल होती है, जर्म सेल, या हम बोल सकते हैं हिंदी में जो जनन कोशिका होती है, इसी जनन कोशिका के द्वारा क्या होता है? युग्मकों का निर्माण। अगर आपसे पूछे कि जो गैमेटोजेनेसिस या जो युग्मक जनन है इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? जनन कोशिका से युग्मक निर्माण की जो क्रिया या जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब देखो, जो गैमेटोजेनेसिस होता है ये भी टू टाइप का होता है। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा होता है? एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है ऊजेनेसिस। दूसरा कौन सा होता है? जेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया। एक तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा कौन सा हो गया? ऊजेनेसिस। अब देखो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये भी दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो है स्पर्म और दूसरा कौन सा है? जेनेसिस। तो देखो, जो स्पर्म है इसका मतलब तो स्पर्म हो गया, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन या निर्माण। फॉर्मेशन या निर्माण। तो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा? जो स्पर्म या जो शुक्राणु है इसका निर्माण होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो ऊजेनेसिस है ये ऊजेनेसिस भी दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो ऊ है और दूसरा कौन सा है? जेनेसिस। यहाँ पर ऊ का मतलब किससे है? ओवम से है। ओवम से है। और जेनेसिस का मतलब किससे है? फॉर्मेशन से। किससे है? फॉर्मेशन से। तो देखो, ओवम का मतलब होता है अंडाणु और फॉर्मेशन का मतलब निर्माण। तो इस ऊजेनेसिस के द्वारा क्या होगा? अंडाणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये क्या होता है। अब देखो, हम बात करने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा क्या होता है? जो स्पर्म या जो शुक्राणु है इनका निर्माण होगा। तो देखो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है ये टू स्टेप्स में होती है। जो पहले वाला जो स्टेप या जो चरण होता है उसमें स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। और जो दूसरी वाली जो स्टेप है इसमें क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। हमें इस बात का पता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसके द्वारा क्या होगा? कोई स्पर्म का निर्माण होगा। और जो स्पर्म का निर्माण होगा ये दो चरणों में होगा। जो पहला चरण होगा उसमें क्या होगा? स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। क्या होगा? स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। और जो दूसरे वाला जो चरण है उसमें क्या होगा? शुक्र का आयांतरण। क्या होगा? शुक्र का आयांतरण। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्पर्मेटिड है इसका निर्माण होगा। ये तो हमें पता चल गया। तो हमें इस बात का भी तो पता होना चाहिए कि जो स्पर्मेटिड है इसका निर्माण कैसे होगा। तो देखो, आपको पता है कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है एक जनन कोशिका के द्वारा होता है। एक जनन कोशिका के द्वारा होता है। और उस जनन कोशिका को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। जो शुक्राणु का निर्माण होगा वो जनन कोशिका के द्वारा होगा। और उस जनन कोशिका का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। और जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 2n। स्पर्मेटोगोनियम कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। अब देखो, हमें इस बात का पता चला कि जो स्पर्म का जो निर्माण या जो फॉर्मेशन होगा वो टू स्टेप्स में होगा। जो पहले वाला स्टेप है उसमें क्या हो रहा है? स्पर्मेटिड का निर्माण हो रहा है। और जो दूसरा वाला स्टेप है उसमें क्या हो रहा है? शुक्र का आयंत्रण या स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो, जो स्पर्मेटिड का जो निर्माण होता है
तो स्पर्मेटिड का जो निर्माण होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहली वाली स्टेप होगी गुणन परावस्था, दूसरी वाली होगी वर्धी परावस्था, और जो लास्ट वाली होगी वो कौन सी होगी, परिपक्वन परावस्था। और जो परिपक्वन परावस्था होगी उसी में क्या हो जाएगा, स्पर्मेटिड का निर्माण। तो देखो सबसे पहले क्या हो रही है, गुणन परावस्था। और गुणन परावस्था में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें लगातार माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस, लगातार माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होगा। अब देखो नाम क्या है, गुणन परावस्था। जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से हम गुणा करते हैं तो उसके मान में वृद्धि होती है। तो जो गुणन परावस्था है, इस गुणन परावस्था में भी क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है इनकी संख्या में वृद्धि होगी। अब देखो विभाजन कौन सा हो रहा है, माइटोसिस। कौन सा हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। जब इसमें लगातार माइटोसिस होगा तो देखो पहला माइटोसिस हुआ तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई, 2 बन गई। इसी प्रकार आगे भी क्या होगा, माइटोसिस होगा, 2 से कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। अब देखो विभाजन कौन सा है, माइटोसिस है, तो इसमें जो कोशिकाएं बनेगी वो कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। तो मैं यहाँ पर 2n लिख देता हूँ। अब देखो जो ये कोशिकाएं बनी है ये भी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया ही तो है। अब गुणन परावस्था में केवल इतना ही तो हो रहा है कि जो स्पर्मेटोगोनियम है इसमें क्या हो रहे हैं, लगातार समसूत्री विभाजन या माइटोसिस हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया की संख्या में वृद्धि। अब ये गुणन परावस्था कंप्लीट। गुणन परावस्था के बाद में कौन सी परावस्था आती है, वर्धी परावस्था। और वर्धी परावस्था में क्या होगा, इन स्पर्मेटोगोनियम में से कोई एक स्पर्मेटोगोनियम क्या कर लेगा, आकार में वृद्धि। क्या कर रहा है, आकार में वृद्धि। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। क्या होता है, केवल आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखो आकार में वृद्धि किया है और ये कैसा है, द्विगुणित या डिप्लॉइड। तो यहाँ पे लिख दूं 2n। अब देखो जब ये स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि कर लेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो इसने आकार में वृद्धि कर लिया, और आकार में वृद्धि कर लिया तो इसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब देखो तो वृद्धि परावस्था थी उसमें केवल इतना ही हुआ कि एक स्पर्मेटोगोनियम था, उसने आकार में वृद्धि कर ली, और आकार में वृद्धि करके उसने क्या बना लिया, प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो जो तीसरी परावस्था थी वो कौन सी थी, परिपक्वन परावस्था थी। और जो परिपक्वन परावस्था होती है उसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्यारे बच्चों, क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। जब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 2 कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 2 कोशिकाएं बनेंगी। और जब देखो आपको पता होना चाहिए, जब माइटोसिस होता है तो जो बनने वाली जो कोशिकाएं या जो सेल्स होती है उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम, या हम हिंदी में बोल सकते हैं गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो जनक कोशिका के समान होती है। अगर जनक कोशिका में 46 है और उसमें समसूत्री विभाजन हुआ और उससे जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी होगी, 46 होगी। लेकिन यदि किसी कोशिका में क्या हो, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है तो बनने वाली जो कोशिकाएं या जो सेल्स है उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जनक कोशिका की आधी हो जाती है। जैसे मान लो जनक कोशिका में 46 है और उसमें क्या हुआ, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो जो बनने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी, उनकी आधी। आधी कितनी होगी, 46 की 23। अब देखो ये 2n था, द्विगुणित थी। अब इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तो जो कोशिकाएं बनी है इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, जनक कोशिका की आधी। यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n। क्या हो गया, n। ये भी याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट द्विगुणित है या अगुणित, तो आप क्या बताओगे, द्विगुणित। अब देखो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ, कौन सा हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो 2 कोशिकाएं बनी, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट क्या बोलते हैं,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो मियोसिस फर्स्ट हो गया। अभी मियोसिस फर्स्ट के बाद में क्या होगा, इन दोनों कोशिकाओं में क्या होगा, मियोसिस सेकंड। क्या होगा, मियोसिस सेकंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मियोसिस सेकंड। जब इन दोनों कोशिकाओं में मियोसिस सेकंड होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी। और ये कोशिकाएं भी कैसी होगी, अगुणित। कैसी होगी, अगुणित। और इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। तो देखो पहला स्टेप ये था कि पहले स्टेप में क्या होगा, स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया। किससे हुआ स्पर्मेटिड का निर्माण, द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया से। और जो स्पर्मेटिड है ये कैसा है, अगुणित। कैसा है, अगुणित। और कैसा है, गोल है। और ये कैसा होता है, अचल। कैसा होता है, अचल होता है, मतलब ये गति नहीं कर सकता। अब क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी। पहला स्टेप था स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरा कौन सा था, स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण। और कायांतरण का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी संरचनाएं डेवलप होती है, कुछ एक्स्ट्रा संरचनाएं क्या हो जाती है, डेवलप। अब देखो जो स्पर्मेटिड है ये कैसा है, अगुणित है, गोल है, और कैसा है, अचल, मतलब ये गति नहीं कर सकता। और आपको पता है कि जो शुक्राणु या जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, गतिशील होता है। अरे शुक्राणु या जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, गतिशील। अब ये गतिशील कैसे बनेगा, इसमें शुक्र कायांतरण की क्रिया होगी। क्या होगी, शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी, स्पर्मियोजेनेसिस की। तो मैं यहाँ पर लिख दूं स्पर्मियोजेनेसिस। किसकी क्रिया होगी, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी। और जब स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी तो ये गोल और जो अचल स्पर्मेटिड है ये पूंछ युक्त स्पर्म या पूंछ युक्त शुक्राणुओं में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। और ये क्या है, सारे के सारे शुक्राणु या स्पर्म है। और जो शुक्राणु या स्पर्म है वो कैसे हैं, अगुणित ही तो है, अगुणित। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। हमने आज स्टार्ट किया गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस 2 वर्डों से मिलकर बना है, एक तो है गैमिट और दूसरा कौन सा है, जेनेसिस। गैमिट का मतलब किससे है, युग्मक से, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या निर्माण से। तो जो गैमेटोजेनेसिस है इसमें क्या होगा, जो गैमिट है उनका निर्माण होगा, या हम यूँ बोल सकते हैं युग्मकों का निर्माण होगा। और जो युग्मकों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, युग्मकों का निर्माण किससे होता है, वो होता है जनन कोशिका से। किससे होगा, जनन कोशिका के। अगर डेफिनेशन पूछे आपको कि गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है तो आप क्या बताओगे, जनन कोशिका से युग्मक निर्माण की जो प्रोसेस या जो क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। फिर हमने आगे देखा कि जो गैमेटोजेनेसिस था ये कितने टाइप का था, 2 टाइप का था। एक तो था स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा कौन सा था, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो स्पर्म है, दूसरा कौन सा है, जेनेसिस। इसमें क्या होगा, स्पर्म यानी शुक्राणु, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में शुक्राणु का निर्माण होगा। और जो शुक्राणु का निर्माण होगा वो भी क्या होगा, एक नर जनन कोशिका से तो होगा, और उस नर जनन कोशिका को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। तो अगर आपसे पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है तो आप क्या बताओगे, नर जनन कोशिका स्पर्मेटोगोनियम से जो शुक्राणु या स्पर्म निर्माण की क्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर हमने देखा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा था। जो पहले वाला जो स्टेप था उसमें क्या हो रहा था, स्पर्मेटिड का निर्माण हो रहा था। अरे पहले वाले स्टेप में क्या हो रहा था, स्पर्मेटिड का निर्माण हो रहा था। और दूसरे वाले स्टेप में क्या हो रहा था, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया हो रही थी। स्पर्मेटिड का जो निर्माण या फॉर्मेशन हो रहा था वो कितनी परावस्था में हो रहा था, 3 परावस्था में। एक वर्दी परावस्था, दूसरी गुणन परावस्था, और तीसरी कौन सी थी, परिपक्वन परावस्था। तीसरी कौन सी थी, परिपक्वन परावस्था। तो हमने देखा कि सबसे पहले कौन सी होगी, गुणन परावस्था। और गुणन परावस्था का नाम आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि संख्या में वृद्धि होगी। अरे किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है, उनके मान में वृद्धि होती है। तो गुणन परावस्था में भी सेम ही वैसे ही होगा। अब कैसे होगा, जो स्पर्मेटोगोनियम है इसमें क्या होंगे, समसूत्री विभाजन। अब कोई सा भी विभाजन हो, जब किसी कोशिका या किसी सेल में होता है तो उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अभी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लगातार समसूत्री विभाजन हो रहे हैं। देखो पहला समसूत्री विभाजन हुआ, 1 कोशिका से 2 बन गई, फिर आगे समसूत्री विभाजन हुआ 2 से 4, फिर आगे हो गया तो 2 4 से 16। तो गुणन परावस्था में क्या हो रहा है, इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। अब देखो फिर आ रही है वर्दी परावस्था। कौन सी आ रही है, वर्दी परावस्था हो रही है। और वर्दी परावस्था में क्या होता है, इन स्पर्मेटोगोनियम में से एक स्पर्मेटोगोनियम अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। पहले देखो संख्या में वृद्धि हो रही थी, अब क्या हो रहा है, आकार में वृद्धि।
जब इनमें से आकार में वृद्धि हो जाएगी, जब आकार में वृद्धि हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो वृद्धि, याद रखना है कि जो वर्दी परावस्था होती है उसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। गुणन परावस्था में भी विभाजन होता है और परिपक्वन परावस्था में भी विभाजन होता है, लेकिन जो वर्दी परावस्था होती है उसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। केवल जो सेल या जो कोशिका है वो अपने आकार में वृद्धि करती है। ठीक है, अब देखो तीसरी और लास्ट परावस्था कौन सी थी, परिपक्वन परावस्था। और जो परिपक्वन परावस्था होती है उसमें होता है अर्धसूत्री या मियोसिस, इंग्लिश में बोल सकते हैं मियोसिस। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, मियोसिस स्पष्ट होगा, तो दो कोशिकाएं बनेंगी जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें आगे क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, जिससे क्या बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड। कितने बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड। जब स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाएगा तो स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी, और जब स्पर्मियोजेनेसिस की जब क्रिया होगी तो जो गोल और जो अचल स्पर्मेटिड था वो पूंछ युक्त शुक्राणु में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और आपको इस बात का भी पता है कि जो शुक्राणु होते हैं वो गति करते हैं, और किसके द्वारा करते हैं, पूंछ के द्वारा ही तो करते हैं। जब इनमें पूंछ बन जाएगी तो ये शुक्राणु कैसे हो जाएंगे, गतिशील। और शुक्राणु कैसे हैं, अगुणित। अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ